हाँ देखिए जी, पार्टनरशिप में मैं बताया कि पहला रिकंस्ट्रक्शन कब हुआ, जब हम प्रॉफिट पार्टनर्स के बीच का रेशियो बदल दें। रेशियो आपस में चेंजेस हो जाए, इफ दे हैव न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, देन वी हैव टू रिकंस्ट्रक्ट द फर्म एंड रिकंस्ट्रक्टिंग फर्म मीन्स वी हैव टू रीप्रिपेयर partners capital account and balance sheet, right? In the same way, from a particular date, assets and liabilities of the firm are revalued. यदि बिजनेस की संपत्तियों का और लाइबिलिटीज का रीवैल्यूएशन हो, पुनर्मूल्यांकन हो, ठीक है, तो भी क्या होगा, अब मान लीजिए एसेट बढ़ेगा तो एसेट बढ़ना प्रॉफिट होता है, फिर एसेट घटेगा तो लॉस होता है, लायबिलिटीज बढ़ेगा तो लॉस है, लेकिन लायबिलिटी अगर घटेगा तो फायदा है। तो ये जो एसेट बढ़ेगा घटेगा, लायबिलिटीज माइनस प्लस होगा, इसका इम्पैक्ट जो भी प्रॉफिट और गेन होगा दोनों के डिफरेंस को, उसको कहा जाता है इफ मान लीजिए एसेट का इंक्रीज और लायबिलिटी का माइनस होना, दोनों को एक साथ जोड़ दीजिए, और एसेट का माइनस होना और लायबिलिटीज का प्लस होना, दोनों को एक साथ जोड़ दीजिए, तो इन दोनों का डिफरेंस में अगर वो एसेट का प्लस होना और लायबिलिटी का माइनस होने वाले का जो टोटल है, वो अगर एसेट माइनस होना और लायबिलिटी प्लस वाले से ज़्यादा हो जा रहा, तो देयर इज कॉल्ड प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। और अगर उसकी उल्टी स्थिति होगी, रिवर्स कंडीशन है, देन दैट इज कॉल्ड लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। तो ये जो प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन होगा या लॉस ऑन रिवैल्यूएशन होगा, वो सभी पार्टनर्स को मिलना चाहिए, राइट? और उसका असर अगर प्रॉफिट बांटेंगे तो कैपिटल प्लस होगा, और अगर लॉस बांटेंगे तो कैपिटल कम होगा। तो यानी एसेट्स और लायबिलिटीज में राइज और फॉल होने के कारण जो रिवैल्यूएशन होगा, ठीक है ना, उसका भी असर पड़ेगा कैपिटल्स पे। इन दैट केस ऑल्सो वी माइट हैव टू रीड्राफ्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो दिस इज द सेकेंड केस ऑफ reconstruction of partnership. Third case is, suppose there are already 3 partners, A, B and C, right? But from a particular date, suppose we have already prepared our books of account up to 31st March 2024, okay, everything is okay. Now from the 1st April 2024 we have decided to admit a new partner called D. पहले से ऑलरेडी A, B, C थे, अब 1 अप्रैल से हम लोगों ने प्लानिंग किया, पहले से बात चल रही थी, 1 अप्रैल से एक नया पार्टनर भी इस बिजनेस में शामिल करेगा। तो दिस इज कॉल्ड एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप, दिस इज कॉल्ड एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप। और इफ देयर इज एन एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप, अ न्यू पार्टनर इज गोइंग टू एंटर, देन ही और शी माइट हैव टू ब्रिंग इन कैपिटल, okay, and there is another thing that he or she might have to bring in, that is called goodwill. You will say what is goodwill? Goodwill means हिंदी में उसको कहते हैं ख्याति, प्रतिष्ठा, राइट? तो ख्याति और प्रतिष्ठा क्या होता है? अब मान लीजिए 3 पार्टनर पहले से थे, A, B और C, और A, B, C ने बड़े मेहनत करके इतना साल से, 5 साल से, 10 साल से, 15 साल से दुकान को जमाया था। जब वो लोग तीनों मिलकर पार्टनरशिप शुरू किया था, तब उन लोग दुकान पे ग्राहक भी नहीं आते थे, बेचारा डिबिया जला के ग्राहकों को वेट करता था, ठीक है? सालों के साल के संघर्ष से उन्होंने इस बिजनेस को उस मुकाम तक पहुंचाया कि अब ग्राहक उसके दुकान को खोज करके आते हैं, ठीक है? तो बिकॉज ऑफ लोकेशन, बिकॉज ऑफ नाइस सर्विस फ्रॉम लास्ट सो मेनी ईयर्स, सेलिंग क्वालिटी प्रोडक्ट, सेलिंग एट फेयर प्राइसेस, ठीक है ना, सेलिंग फेयर वेट, जो क्वांटिटी जो दे रहे उसमें भी फेयर बेच रहे, ठीक है, लोगों के साथ जो हमारा बिहेवियर है वो बहुत अच्छा है। इन सब के कारण एक अलग एसेट क्रिएट होता है बिजनेस में, दैट इज कॉल्ड गुडविल। मान लीजिए अभी ये स्कूल है, ये कौन सा स्कूल है हमारा? रीजनल सेकेंडरी स्कूल है। तो रीजनल सेकेंडरी स्कूल अगर हमारा है, पिछले 20-25 सालों से इसको
मेहनत करके प्रतिष्ठा इसकी बनाई गई है। बच्चे अपने आप आकर, पेरेंट्स अपने आप आकर दूर दूर से एडमिशन लेते हैं। अब सपोज किसी दिन को यहाँ के जो डायरेक्टर है, ही और शी वांट्स टू सेल द ओनरशिप ऑफ दिस स्कूल टू समवन एल्स। तो मान लीजिए यहाँ का जितने भी लैंड है, बिल्डिंग है, फर्नीचर्स हैं, फिटिंग्स हैं, लैपटॉप्स है, कंप्यूटर्स है, सारा चीज़ का वैल्यूएशन किया गया, मान लो निकला 25 करोड़। लेकिन फिर देखा गया कि इस बिज़नेस का, इस ऑर्गेनाइजेशन का बहुत सारा लाइबिलिटीज भी है। ये इन्होंने बैंक से लोन लिया हुआ है या बहुत सारे लोगों को पैसा देना है। वो कितना है भाई? तो करीब 3 करोड़ है। तो 25 करोड़ इनका एसेट्स हो गया और लाइबिलिटीज 3 करोड़ है। तो 25 करोड़ में से 3 करोड़ माइनस कर दे तो 22 करोड़ इस बिजनेस का वैल्यू होना चाहिए। लेकिन इसके डायरेक्टर ने बोला कि भैया इसका हम 40 करोड़ लेंगे। तो 40 करोड़ एक्स्ट्रा जो 22 करोड़ होना चाहिए ना, ये 18 करोड़ एक्स्ट्रा जो लिया गया, ये क्या हो गया? गुडविल के कारण। तो ये तो मैं आई एम टेलिंग यू ऑलरेडी दैट द प्रोप्राइटर और द ओनर इज चार्जिंग रुपीज 18 करोड़ फॉर गुडविल। बट इन अकाउंटेंसी देयर इज अ सिस्टम ऑफ वैल्यूएटिंग गुडविल ऑफ अ फर्म। किसी भी बिजनेस में एक सिस्टम होता है, एक तरीका होता है कि उसका एसेट्स और लायबिलिटीज का वैल्यूएशन कैसे करें। वो भी हम लोग यहाँ सीखना है अंडर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। किसमें सीखना है? वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में। तो होगा क्या, ये जो न्यू पार्टनर आएंगे तो उनको अपना कैपिटल लेके आना है, उनको अपने हिस्से का गुडविल लेके आना पड़ेगा। क्यों लेके आना पड़ेगा? कि ये जो पुराने पार्टनर मेहनत किए हैं उसके बदले में हम उसको कंपनसेट करें। पुराने पार्टनर्स को कंपनसेट करें। इसके लिए उसको प्रीमियम फॉर गुडविल कैश में लाना पड़ता है। नहीं लाया कैश अकाउंट में तो और भी क्या कुछ होगा हम लोग सीखेंगे, राइट, स्टेप बाय स्टेप। तो यानी एक एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप में भी रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप होगा। पहले मान लीजिए 100 रुपये प्रॉफिट हो रहा होगा तो ABC ही बांटते थे। नाउ इफ देयर इज अ न्यू पार्टनर कॉल्ड D, अब यदि 100 रुपये प्रॉफिट होगा तो ABC और D सब में बटेगा। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कुछ चेंजेज आएगा। ये चेंजेस क्या कैसे हुआ, उसका क्या बुक्स ऑफ अकाउंट पर असर पड़ा, इसीलिए हम लोग को एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप में भी रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट इज ऑल्सो नोन एज प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, राइट। Along with that, we have to prepare partners capital account or partners current account or both, and new balance sheet, because in earlier balance sheet it was only A, B and C, but in the redrafted new balance sheet A, B, C and D will be shown. तो ये सब सारी चीज़ हम लोग को सीखना है अंडर एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप। फिर उसके बाद आता है कि इफ ऑलरेडी A, B, C and D आर इन बिजनेस, okay, from a particular date D or suppose करो A decides to leave that business, to retire from that business. तो if some partner is willing to retire from the business, तो जो पार्टनर रिटायर करेगा उस डेट तक का, जिस दिन तक वो बिजनेस में पार्टनर था उस दिन तक उसके हिस्से का सब उस पे बिजनेस के सभी एसेट्स और लायबिलिटीज उसका कब्जा था, उसका अपने हिस्से का। तो जब वो रिटायर कर रहा तो उसके हिस्से का गुडविल, उसके हिस्से का कैपिटल, उसके हिस्से का प्रॉफिट, उसके हिस्से का लॉस, सभी कुछ हिसाब किताब करना पड़ेगा। एंड सारा कुछ हिसाब किताब करने के बाद उसका पैसा कैसे रीपे कर देते हैं या क्या होता है लोन में ट्रांसफ़र कर देते हैं, ये सब भी सीखना पड़ेगा हमको अंडर रिटायरमेंट ऑफ पार्टनरशिप। दिस इज ऑल्सो अंडर रिकंस्ट्रक्शन। वाई अंडर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप? अर्लियर इट वॉज A, B, C and D, देयर वर 4 partners. But if from a particular date A retires from the business on a particular date, that means in the new balance sheet it will be only B, C and D, not A, right? तो ये भी हो गया reconstruction of partnership. And the last condition for reconstruction of partnership is death of partners. देखिए, if we wish to retire, we can retire on a particular date, especially on the closing date of the accounting year, है ना? क्यों क्लोजिंग डेट ऑफ द अकाउंटिंग ईयर? क्योंकि इसमें फ़ायदा क्या होता है, ऑलरेडी ईयर एंडिंग में सभी दुकान का प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेडिंग, PL अकाउंट, बैलेंस शीट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सब बनाए जाते हैं।
हाँ। उस समय अगर हिसाब किताब साथ साथ में किसी रिटायर करने वाले का हिसाब हो जाए तो वो बड़ा easy पड़ता। आसान होगा, अकाउंटिंग एक्सपेंसेस कम हो जाएंगे। हाँ। बट डेथ क्या ऐसे प्लानिंग करके हो सकती है क्या? नहीं हो सकती है। तो व्हाट हैपेंस इफ देयर इज डेथ ऑफ पार्टनर ऑन अ पर्टिकुलर डेट, तो लास्ट जो अकाउंटिंग ईयर हो गया होगा, मान लीजिए हमारा अकाउंटिंग ईयर एवरी ईयर एंड्स ऑन 31 मार्च, हाँ। तो अगर 31 मार्च को ही डेथ हुआ तो अच्छा है, हिसाब किताब करने में थोड़ा आसानी होगी। हाँ। लेकिन अगर वो डेथ किया 30 जून को, अगर वो डेथ किया 11 सितंबर को, तो पिछला अकाउंटिंग ईयर ऑलरेडी 31 मार्च को क्लोज था, वहाँ तक का सबका हिसाब ओके है। अब लास्ट अकाउंटिंग ईयर जो क्लोजिंग डेट था उसके बाद से इस अकाउंटिंग ईयर में जिस डेट को डेथ हुआ पार्टनर, उतने दिन तक का उस डिसीज पार्टनर के हिस्से का कैपिटल हो, गुडविल हो, शेयर ऑफ प्रॉफिट हो, शेयर ऑफ लॉस हो, और भी कुछ जो उसको बिलोंग करता है या उससे लेना है दुकान को, अगर उसके नाम से कुछ लोन है, सब हिसाब किताब करके उसका जो लीगल नॉमिनी होगा, है ना, उसको दे देना पड़ेगा हिसाब किताब करके। तो ये हिसाब किताब कैसे क्या करेंगे, दैट वी हैव टू लर्न अंडर डेथ ऑफ पार्टनर्स। तो व्हाट आर द टॉपिक्स अंडर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, हाँ। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर एंड डेथ ऑफ पार्टनर। इट माइट हैपन समटाइम्स कि वन पार्टनर इज रिटायरिंग एंड अनदर पार्टनर इज एडमिटिंग, तो साइमल्टेनियसली दोनों चीज़ भी हो सकता है। तो ये सब भी सारा चीज़ हम लोग को सीखना है पार्टनरशिप में, ठीक है। अब चलिए एक एक करके हम लोग इस टॉपिक को क्या करते हैं, सीखते हैं।